ये लोग कैसे चल रहा है बिना लाइसेंस के, बिना जो उसका प्रोटोकॉल है उसके नियमावली के खिलाफ आपने नर्सिंग होम खोल दिया भाई। कैसे खोल दिया? लोगों का जान क्या इतना सस्ता हो चुका है? लोगों का यहाँ व्यापार होता है, लोगों का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी हैं, ये सिर्फ इन लोगों को नजरअंदाज क्यों कर रहा है? क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं मोटी रकम इन लोगों से लेता है। तो एक कमरे में अभी यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, जिस कमरे में प्लास्टर नहीं है, कोई हाइजीन है, वो तो दूर की बात है, क्या हाइजीनिक होता है क्या होता है ये सब कुछ नहीं जानता है। उसको क्या करता है, सिर्फ काटना है, चीरना है, फाड़ना है, बात खत्म है। पैसा आपको जहाँ 20,000 रुपया लगता था, आपको हम 22,000 में कर देते हैं। अब इन लोगों को नोटिस भेजा गया है, एक चला गया, दो चला गया, तीसरा नोटिस के बाद इन लोगों को फिर बख्शा नहीं जाएगा। इन लोगों का जो भी पेनाल्टी है, या तो उसको पार्किंग बनाना पड़ेगा या फिर पेनाल्टी लगाना पड़ेगा। जो बड़े बड़े मॉल बने हैं, मॉल का अपना यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, जबकि मॉल बनना चाहिए तो पार्किंग आपको अपना होना चाहिए। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉप। नगर पे थोड़ा सा हम आना चाहेंगे कि जब से कई लोगों से मिले हैं, पिछले दिनों भी हमने कई लोगों से बात किया था, तो लोग कह रहे हैं कि सिकुर रहमान जब से चेयरमैन प्रतिनिधि के जो पद को संभाल रहे हैं तो बहुत सारी चेंजिंग आई है। जाम की समस्याएं, बैरिकेटर लगाया आपने, साफ सफाई में भी तमाम तरह चीजें हुई है। तो लोगों के बीच जब से आप प्रतिनिधि बनकर काम करें, चेयरमैन प्रतिनिधि, तो इसी किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? कहीं बहुत जगह सराहना भी होती है। देखिए, मैं बोला कि काम करने वाला आदमी को सब कुछ सराहा। अगर मैं वहीं पे जीत लेता, वादा किया ऐसा ऐसा, मैंने 10 अपना वादे किए थे, जिसमें कि लगभग 6 वादे पूरे हो। 5 साल में हमको 10 वादे, हमने अपना ये दिया था कि हम 10 काम करूंगा, उसमें से अभी 4 काम बाकी है। जब पूरा हो जाएगा तो फिर मैं आपको माइक के सामने बताऊंगा। अभी ट्रैफिक का सबसे बड़ा मामला बाजार में अभी भी है, कम तो हुआ है लेकिन है अभी भी। इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने बोला था कि झांसी चौक को जाम को मुक्त करूंगा। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने ट्रैफिक गार्ड दिया। ट्रैफिक गार्ड से जब हल नहीं हो पा रहा, यहाँ के लोग क्या कहते हैं, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके वजह से परेशानियां, वही अपने से वो लोग परेशानी क्रिएट किया जाता है, और क्रिएट होता है तो फिर सब कुछ उसमें झमेला में पड़ता है। तो हम लोग गार्ड को रखे, गार्ड को कोई वैलिड नहीं, ये नहीं कर रहा था, मतलब तरजीह नहीं दे रहा था, जिधर से पाए बाएं से मुड़, दाएं से मुड़ गए, और एक रो में नहीं ओवरटेक करना। उसके बाद हम लोग क्या किए, वो जो ब्रिकेटिंग है, वो जो नो एंट्री बहुत मुश्किल से हम लोग को मिला। 1 साल प्रयास के बाद जब हम लोग को नो एंट्री का परमिशन मिला, क्योंकि वो डीएम साहब आए, तो वो डीएम साहब ने, ये डीएम साहब जो अभी आए, वो डीएम साहब ने, तो उससे पहले जो डीएम साहब थे उसके पास 3 बार हम लोग गए लेकिन नहीं मिला। एसडीओ को दिए, डीएम को दिए, फिर वापस क्या कहते हैं, सड़क सुरक्षा इसमें मीटिंग में गए, तब वहां पे जाकर के बात बोला गया, तब जाकर के हमको वो नो एंट्री का हम लोग हमारे ईओ साहब के द्वारा जो बोलने का मौका मिला, फिर वो बोले तो फिर मिला। और आज नो एंट्री की वजह से हम लोग का लगभग आधा जाम खत्म। अब वो रोड जो चौड़ीकरण होगा और बीच में डिवाइडर हो जाएगा तो लगभग समस्या का हल हो जाएगा। और ये जो अभी स्टेट हाईवे बन रहा है, तो इसमें जो हम लोग का नगर से मैपिंग मांगा था कि आप लोग यहाँ से लेके LRP से लेके डाक बंगला तक आप लोग कैसे करके कीजिएगा, तो हम लोगों ने अपना दिया। बीच में 1 मीटर का डिवाइडर होगा, दो तरफ लगभग 40 फीट इधर 40 फीट उधर, इतना का रास्ता होगा, उसमें नाला भी होगा, फुटपाथ भी होगा। ये जब हो जाएगा तो हमारा बहादुरगंज बिल्कुल लगेगा कि जाम से भी मुक्त और एकदम सुंदर भी लगेगा। जाम मुक्त की बात हो रही थी, हालांकि बहादुरगंज का जब निर्माण हो रहा था, लोग घर द्वार जो उठा रहे थे, उसमें बहादुरगंज एक तरह से गांव की ही सदस्य था। लेकिन अब बहादुरगंज शहरीकरण में तब्दील हो चुका है और हो रहा है आगे दिनों में, और बेहतर होगा। हमारा बहादुरगंज भी अब किसी से पीछे नहीं रहा। नियमावली कहती है कि जितने भी दुकान या घर बनाए जाते हैं, अक्सर जो जाम लगता है तो वहां पर दुकान है, बड़ा बड़ा मॉल है, लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं है कि लोग 4 चक्का कहाँ लगाए। उनकी दुकानदारी की वजह से आम जन परेशान होते हैं। तो उनकी गाइडलाइंस भी होती है कि आप फलाना दुकान करेंगे तो पार्किंग की व्यवस्था। तो क्या कभी नगर से जो इंजीनियर होते हैं वो गाइडलाइन लेते नहीं है? अगर नहीं लिए हैं तो ऐसे घरों पर, ऐसे दुकानों पर कभी जैसे नगर की तरफ से कोई एक्शन लिया गया? बहुत एक्शन लिया गया इसमें। यहाँ बोले, आप पहले बोले कि बहादुरगंज बिल्कुल हम लोग का देहात, एक गाँव टाइप का था, शहर नहीं था। अचानक कोई चीज में तब्दीली नहीं आती है। एक हैबिट इज सेकंड नेचर ऑफ मैन। एक आदत जो बन जाती है ना, वो आदत जल्दी छूटता नहीं है। यहाँ के लोग अभी भी फुटपाथ पे, मेन रोड जिसको SH स्टेट हाईवे बोला जाता है, उसके ऊपर में दुकान लगाते हैं। अभी भी हम लोग जब जाते हैं तो डर से खाली कर देता है, फिर दूसरे 2 या 3 दिन बाद फिर आकर के दुकानें लगाते हैं। हमारा जो नाला बना हुआ है उस पे लोगों दुकान लगे। कई बार अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए हम लोगों ने फोर्स के साथ किया, फिर भी लोग यहाँ पे बाज नहीं आ रहे हैं। तो मैं कई बार रिक्वेस्ट भी किया, कई बार तो करा से लिया तो कुछ दिन रहा, फिर रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, नहीं मान रहा है कोई आदमी। हम चाहे सभी आदमी को यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि आप लोग नाला के अंदर में रहे, नाला के अंदर तक ही दुकान लगाए। ये हमारा आप लोगों से निवेदन है कि बहादुरगंज का जाम आप लोगों की वजह से हो रहा है, फुटपाथ के दुकान वालों से हो रहा है। आपके लिए हम लोगों ने गुदरी बाजार को बिल्कुल छोड़ रखा है। गुदरी बाजार में जाकर के आप सब्जी वगैरह जितना है लेना, लेकिन सब्जी वाले रोड पे आके बेचेंगे। बिल्कुल जगह खाली है सब्जी मंडी में, पीछे खाली रहता है। एक आदमी के पास 50-60 फीट जमीन
मतलब दुकान का स्पेस लेके सिर्फ कैप्चर करके बैठा, उसको गोडाउन बना दिया और रोड में आके मतलब सब्जी बेच रहा है। ज्यादा कराई करते हैं तो बोलता है कि आप लोग बुलडोजर बाबा बन गए, फलाना हो गया, ये हो गया, मतलब शिकायत। हम गरीब आदमी जाएंगे का हमारा पेट कैसे भरेगा? तो अब इसको आप कैसे कीजिएगा? इसके लिए अब है कि बहुत ही सख्त कदम उठाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों ने सबको नोटिस दे दिया, नोटिस भी दिया कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले ऐलान भी कर दिया है। और जो बड़े बड़े मॉल बने हैं, मॉल का अपना यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, जबकि मॉल बनना चाहिए तो पार्किंग आपको अपना होना चाहिए। तो जो मॉल अभी बना है तो एक पार्किंग किराए पे लिया है, लेकिन इधर ये हम लोग का मेरे आने से पहले जो मॉल बना है ये सब में किसी में पार्किंग नहीं है। अब इन लोगों को नोटिस भेजा गया है, एक चला गया, 2 चला गया, तीसरा नोटिस के बाद इन लोगों को फिर बख्शा नहीं जाएगा। इन लोगों का जो भी पेनाल्टी है या तो उसको पार्किंग बनाना पड़ेगा या फिर पेनाल्टी लगाना पड़ेगा, या फिर जो बिल्डिंग बैलोज के अंदर में अगर घर बनाए तो ठीक है, वरना बहुत बड़ा मुश्किल में सब कुछ फंस जाएगा। चूंकि पहले बहादुरगंज जो आना होता था तो आकर के चला जाए, लेकिन जब से बहादुरगंज में अस्थाई मैंने खुद हुआ तो मैंने देखा कि बहादुरगंज में ऐसे ऐसे जगह पे नर्सिंग होम खुले हुए हैं जैसे आप सोच नहीं सकते। हम एक दिन एक गली में घुस रहे थे तो पता लगा कि या क्या है, तो पता लगा यहाँ नर्सिंग होम। वैसे मैंने 8-10 नर्सिंग होम देखे कि उधर कोई जाता नहीं होगा, लेकिन वहाँ नर्सिंग होम खुले हुए हैं। और मैंने परसों ही बात किया जो प्रभारी है कि मुझे लिस्ट चाहिए, तो आज 10 दिन से मैं दौरादौरी कर रहा हूँ अस्पताल, लेकिन लिस्ट मुझे मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा, लेकिन मैं ले ही लूंगा। मैंने कहा भी कि अगर आप ऐसे नहीं देंगे तो मैं प्रक्रिया से आऊंगा। तो ये जो नर्सिंग होम जो खोले गए इसके क्या नियमावली होते हैं, थोड़ा सा? ये जो जगह जगह हर बिल्डिंग हर गली में आपने सवाल किया कि नर्सिंग होम तो नहीं बोलिए, तो इसको कौन सा वर्ड दे सकते हैं आप इसको? नर्सिंग होम का माने है तो एक कमरे में अभी यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, जिस कमरे में प्लास्टर नहीं है, कोई हाइजीन है, वो तो दूर की बात है, क्या हाइजीनिक होता है क्या होता है ये सब कुछ नहीं जानता है। उसको क्या करता है, सिर्फ काटना है, चीरना है, फाड़ना है, बात खत्म है। पैसा आपको जहाँ 30,000 रुपया लगता था आपको हम 22,000 में कर देते हैं। इतने दलाल हो चुके हैं आपके हर शहरी, बहादुरगंज ही नहीं, किशनगंज चलिए, आपको लोगों का यहाँ व्यापार होता है, लोगों का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी हैं ये सिर्फ इन लोगों को नजरअंदाज क्यों कर रहा है? क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं मोटी रकम इन लोगों से लेता है और मोटी रकम लेकर के ये लोग चुपचाप रहता है और लोगों को खुलेआम लोगों का सेहत के साथ, लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये लोगों को, ये लोग कैसे चल रहा है बिना लाइसेंस के, बिना जो उसका प्रोटोकॉल है उसके नियमावली के खिलाफ आपने नर्सिंग होम खोल दिया भाई। कैसे खोल दिया? लोगों का जान क्या इतना सस्ता हो चुका है? अगर है तो ये पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों का काम है, आपने बोला लिस्ट दिया, लिस्ट मांगा, लिस्ट नहीं दे, क्यों देगा लिस्ट? क्योंकि लिस्ट देगा तो आप उसको उसके अलावा जो आदमी बैठा हुआ होगा या काम कर रहा होगा उस पर आप जाकर के पूछिएगा सवाल, क्यों है ऐसा, क्यों है? तो ये बहुत बड़ा रैकेट है। जिस तरह का एक शराब तस्कर का एक रैकेट है, स्मोकर का एक रैकेट है, इसी तरह से इस तरह का एक छोटे छोटे जो खोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, नर्सिंग होम तो नहीं बोलेंगे, मतलब वो ये आदमी का कसाई खाना है। ये लोग आदमी का कसाई खाना है, क्योंकि लोगों के जान के साथ खिलवाड़ होता है ना। उसको पैसे चाहिए, वो मरे या बचे उससे कोई मतलब नहीं। वो मरने के बाद उसके उस आदमी का कितना परिवार है, कितना बच्चा है, वो कितना आदमी उस आदमी के ऊपर निर्भर रहता है, ये लोग कुछ नहीं जानता है। बस इसको कैसे इन्फेक्शन होगा, वो इन लोगों को ये पता नहीं कि इन्फेक्शन किसको कहते हैं। मर गया, सिलाई कर दिया, भाग गया घर, चले गए, ठीक ठाक है। वो कुछ दिन बाद जाकर के उसका इन्फेक्शन हो गया, वो जाकर के मर भी जाता है। कितना आदमी का हुआ है, कितना हंगामा हुआ है, कितना पंचायती मैं किया हूँ खुद। उन लोगों को बंद करवा दिया जहां जहां गया हूं मैं। आपको ये चौक में चल रहा था, दो जगह एक आदमी मर गया इलाज के दौरान। देखा तो भाई ये 2 खाट लगा हुआ है, ना कोई सफाई है, या पान का गुटखा वगैरह हैन टेन जितना गंदगी है सब है, तो वो हॉस्पिटल में आदमी बचेगा? मतलब इस तरह से चल रहा है यहाँ पे पूरा भ्रष्ट है। हमारे बड़े बड़े जो नेता, हम लोग जो बात करते हैं, ये आपका प्रभारी क्या कर रही है? प्रभारी वक्त नहीं दे रही है। तो यहाँ पे क्योंकि उसको कितना कंप्लेन की, यहाँ तक कि एमएलए साहब हमारे भी कंप्लेन बोले कि मैं उसको कंप्लेन किया हूँ, लेकिन किया है कि नहीं किया वो नहीं जानते। लेकिन एक एमएलए का कंप्लेन पे नहीं जा रही है, वो एक किसी नेता का सुनते कोई रिश्तेदार है बोल रहा है, पता नहीं है कि नहीं है, हो सकता है कि धमकी देने के लिए बोल रहा है। इस तरह के वो लोग बात कर रहे हैं। एमपी साहब को भी इसका मैसेज गया, एमएलए साहब को भी गया, मेरे पास भी आया, मैंने भी लिख के दिया। यहाँ तक कि मेरे साथ काफी झगड़ा तक हो गया, और उसको लिख के देने के बावजूद भी ये लोग यहाँ पे अभी भी है। और बोलता है कि ऑफिसर लोग बोलते हैं, जो ऊपर उसके पदाधिकारी है, नहीं वहां तो रहती है तो उस पर जांच किया जाए भाई। वहां कैमरा लगा हुआ है, कैमरा में आके देखिए कि वो 24 घंटा में कितना टाइम रहती है, या हफ्ते में कितने बार आती है। यहाँ पे भगवान भरोसे ही चल रहा है हॉस्पिटल। जो डॉक्टर है बेचारा, वो लोग मेहनत करते हैं,
एक दो डॉक्टर हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों की वजह से ये हॉस्पिटल चल रहा है, वरना ये हॉस्पिटल कब का बंद हो जाता। ये प्रभारी सिर्फ यहाँ पे दूसरा जगह अपना नर्सिंग होम चलाती है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ वो अपना तनख्वाह लेती है। आप अगर बड़े नेता का रिश्तेदार, नेता का क्या कर, नेता के जिस फैमिली में नेता होता है उसका भावना होता है पब्लिक का खिदमत करना। ये खिदमत का भावना से नहीं, ये लोग पैसे के भावना से काम कर रहा है कि हमको ऐसा सैलरी मिल रहा है, यहाँ का इतना सारा क्या क्या होता है। लोग सुनते हैं कि सुनने में जो आता है, पब्लिक आता है कभी कभी कि वहां पे प्रसव इसमें कक्ष में लोगों से पैसे वसूली होता है, या इस तरह का आए दिन आता होता, तब तो कंप्लेन आता है, लेकिन कोई लिखित नहीं देना चाहता, फंसना नहीं चाहता है। इस तरह का आता है मेरे पास लोग, क्योंकि समाज के लोग आते हैं कि ऐसा हुआ, हॉस्पिटल में कुछ हुआ, प्रॉब्लम आता है, इस तरह का हम जब फोन करते हैं तो ठीक है, ऐसा है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इस तरह का आश्वासन मिलता है। तो ये प्रभारी को बदलना चाहिए, बहुत दिन हो भी गया, अब तो खुद बदल देना चाहिए। क्यों नहीं बदला जा रहा है, जब हाजिरी नहीं इसकी, यहाँ रहते ही नहीं है। एक प्रभारी को चाहिए कि मेरे जो ये इलाका है, ये जो सीएस है, यहाँ बैठ के किशनगंज में रहता, आता है, वसूली करने सुनते हैं, वो सब लेके जाता है। इतना नर्सिंग होम कैसे चल रहा छोटा छोटा? मतलब इसका मतलब आप ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, ये दे रहे हैं तो फिर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, यही गड़बड़ है। सबको कंट्रोल तो हमारे नेता लोग ही, जो बड़े बड़े एमपी और एमएलए, इनको करना चाहिए। हम अपने तौर पे तो पूरा कर रहे हैं, हम लिखित भी दिए हैं आपको, सारा मेरे पास लेटर है, यहाँ तक कि सबको लिख करके दिए, हम डीएम तक को लिख के दिए, हम फोन भी किए हैं, लेकिन नहीं होता है। नहीं होता है तो यहाँ मायूसी मिलती है। यहाँ पे फिर पब्लिक को आगे आना पड़ेगा, पब्लिक को फिर यहाँ पे इतना वक्त नहीं है, जिसको होता है वही समझता है बेचारा, वही मजबूर होता है उस वक्त, तो बोल देता है, फिर बाद में वो फिर चला जाता है। अस्पतालों की बात हो रही थी, प्रभारी को लेकर लगातार लोग जो है अपना जो एक व्यवहार है वो दिखा रहे हैं, उनसे नाराज है, लेकिन बावजूद प्रभारी जस का तस है। उसके बाद जो बहुत सारे आप बहादुरगंज में जो गलियों में घुसेंगे तो ऐसे ऐसे जगहों पे, मैं तो नर्सिंग होम ही कहूंगा कि नर्सिंग होम चल रहे, जिस आप वहाँ बैठ के चाय पीना भी आपका दिल नहीं करेगा, वहां पर नर्सिंग होम है। बहरहाल हम नर्सिंग होम के सवाल से बाहर निकालकर, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि हर एक नगर का एक नेम होता है, और बीते दिनों एक घटना जो था काफी दिल दहलाने वाला था, हालांकि वो लोग वहां क्या करने गए थे ये अलग बात है। पुरानी दीवार ढहने से 3 लोगों की जो है मौत हुई थी। आज भी बहादुरगंज में कई ऐसे मकान हैं जो पुराने हैं, और कई ऐसे मकान बन रहे हैं जो नियमावली को ताक में रखकर बनाए जा रहे हैं। चूंकि मकान बनाने की जो नियमावली है उसमें तमाम तरह जो चीजें हैं, मैंने आरटीआई करके उसको मंगाया है, लेकिन बहादुरगंज नगर में जो मकान बन रहे हैं, नदी को छोड़कर कितना बनाना चाहिए, और तमाम तरह चीजें हैं, कितना इमारतें बननी चाहिए, बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है कि मकान बनाने को लेकर जो नियमावली है उसे ताक कर रखकर मकान बन रहा है, इसको लेकर क्या करना चाहिए? हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है। नियमावली में लगभग यहाँ पे 1% आदमी भी नियमावली, 1 या 2% आदमी होगा जो नियमावली में काम कर रहा है। बाकी आपका यहाँ पे 99% आदमी नियमावली को फॉलो नहीं करते हैं। खास के बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनते हैं, छोटा छोटा आदमी तो भाई छोटा नक्शा बनाया, पास किया, वो काम हो गया। छोटे लोग इसको फॉलो करते हैं, मतलब जो घर अपना फैमिली रहने के लिए बना रहा है। लेकिन जो कमर्शियल बिल्डिंगें बनती हैं, जिससे आप दुकान चलाते हैं, मार्केट बनाते हैं, ये लोग नियमावली का लगभग बहुत ही कमी है, बहुत कमी है। इन लोगों को कई बार हम लोगों ने नोटिस किया, मेरे आने के बाद तो बहुत टैक्सेस हमारे आए भी, लगभग जितनों को दिया 20% आया, तो हमारा मतलब अच्छा रेवेन्यू उस वक्त जनरेट भी हुआ, जिसकी वजह से हमारे वहां से फंडिंग भी काफी आया। पहले तो बाहर को फंड होता ही नहीं, मतलब मुश्किल से जो आपको उठा के दे दिया वही होता था। अभी फंड आता है, हम लोग यहाँ बजट बना के देते हैं। पिछली बार 137 करोड़ का बजट, 67 करोड़ का बजट बना के दिया, फिर इस बार हम लोग बजट बना के दे रहे हैं। तो क्योंकि रेवेन्यू जब आपका यहाँ से जाएगा ना, तभी आपको फंड मिलेगा, बिना रेवेन्यू को आपको फंड नहीं मिलता है। और यहाँ पे होल्डिंग में से हमारा रेवेन्यू आएगा, उसके अलावा तो हमारे पास कुछ नहीं है। नगर को रेवेन्यू सिर्फ होल्डिंग से ही है। और कोई भी, बहुत सब आदमी का जब इलेक्शन आता है तो सब कोई आदमी लगभग 10 साल 15 साल पीछे का रेवेन्यू देने के लिए दौड़ के जाता है, लेकिन इलेक्शन चला गया तो उसके बाद फिर कुछ नहीं, एनओसी चाहिए उसको। तो इस तरह का है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, फिर लोगों को एक साथ कभी ना कभी देना पड़ेगा। तो एक साथ देने में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, तो उसको हर साल अगर छोटा छोटा टुकड़ा में देगा तो पता भी नहीं चलेगा, फिर उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर उसे हम लोग चाह के भी इसको कम नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। ये थे बहादुरगंज के नगर चेयरमैन प्रतिनिधि वसीकुर रहमान साहब। जब आप चौक चौराहा में बैठेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो इनके कामों को
लोग सराहते हैं, इनकी कामों की प्रशंसा भी करते हैं। लोग कहते हैं कि बड़े दिनों के बाद एक ऐसा चेयरमैन प्रतिनिधि मिला है जो लोगों की समस्याओं से अवगत भी होते हैं। जाम की समस्या तमाम तरजीह पर जो ये वादे किए थे उनमें से अधिकतर वादों को इन्होंने पूरा कर लिया है। बावजूद इसके आज कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव से लेकर बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर मॉल जो दुकानदार है उनकी जो नियमावली है, अवैध तरीके से जो नर्सिंग होम चलाए जाते हैं, जो मकान बनाए जाते हैं, ये तमाम तर सवालों पर बातचीत हुई। इनमें से आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो राय है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जनता है और जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन होता है। विदा लेना चाहेंगे आपसे काफी कीमती बातों का जिक्र किया गया है इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।